हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस और क्लास 9th साइंस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ पर हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, ये चैप्टर तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। चैप्टर को हमने पहले पढ़ लिया था, अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। तो अब हम करने जा रहे हैं इसका रिवीजन, क्योंकि एग्जाम आपके नज़दीक हैं। तो एक एक करके हम सारे चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करने के बाद, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कि एटम का स्ट्रक्चर है कैसा। तो देखो, अभी तक हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। मैटर वाले चैप्टर पढ़े हैं कि मैटर क्या है, हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, कोलाइड क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एटम्स के बारे में। एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, ये तो हम फिर भी देख चुके हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ठीक है। एटम हम पढ़ तो रहे हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे कि हमने अपने पहले पढ़ा हुआ था कि ये जो मैटर है, मैटर किससे बनता है बच्चों, मैटर बनता है मॉलिक्यूल्स से मिलकर। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बनते हैं एटम से मिलकर के। यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो एटम क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो मिला करके मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स बनाता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ये मिल करके मैटर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप आस पास कोई भी चीज, मान लो एक पेन है, तो पेन किससे बना हुआ होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होगा। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलकर के बने हुए होंगे एटम से, ठीक है। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि पेन का जो सबसे छोटा भाग है वो क्या है, एक एटम है, ठीक है। वो सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, एटम होगा। जैसे बात करते हैं किसी बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग किससे बनी है, दीवारों से मिलकर के बनी है ना, जो उसकी वॉल्स हैं, दीवार है, वॉल से मिलकर के बनी है। और ये जो दीवार है ये किससे मिलकर के बनी है, ये बनी है एक ब्रिक से मिलकर के, यानी कि ईंट से। तो ईंट से मिलकर के क्या बनी है, दीवार बनी है। और दीवार से मिलकर के ऐसे ही छोटी छोटी ईंट से मिलकर के कई सारे दीवारें, और दीवारों से मिलकर के एक बिल्डिंग बनती है। तो अगर हम कहें कि एक बिल्डिंग का जो बेसिक ब्लॉक होता है वो क्या होती है, हमारी ब्रिक होती है। तो वैसे ही जो मैटर है उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, एटम है। क्लियर है, इतना समझ में तो आ गया है। तो अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि एटम्स कैसे हैं बच्चों, एटम्स हैं इनडिविजिबल, यानी कि इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। अभी तक तो हम यही पढ़ रहे थे। लेकिन इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एटम्स को भी डिवाइड किया जा सकता है। और एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल यानी कि जीरो, यानी कि विद नो चार्ज, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इसके बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन ने किसने डिस्कवर किया, इसके पीछे क्या क्या एटम के जो नए नए स्ट्रक्चर्स आए, क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर फेल हुए, क्या इनके ड्रॉबैक्स थे, क्या लिमिटेशंस थी, जो स्ट्रक्चर अपनाया गया उसके क्या क्या एडवांटेजेस थे, वो सभी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक्टिविटी समझते हैं। इस एक्टिविटी से हम चार्ज के बारे में समझेंगे, है ना, कि ये जो पार्टिकल्स, ये जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स हैं इनमें चार्जेस होते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। चलिए, तो एक एक्टिविटी से इसे समझते हैं। अब ये एक्टिविटी जाने अनजाने में आपने कई बार परफॉर्म कर रखी है, ठीक है, आपको पता नहीं है लेकिन कई बार आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है, या ये
एक्टिविटी आपने होते हुए देखी है, ठीक है, और अगर आपने ना ये परफॉर्म की है ना ही होते हुए देखी है, तो आज ही आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपके जो सूखे बाल है, ऐसे नहीं ऑयली हेयर की बात हम नहीं कर रहे, ड्राई हेयर जिसमें तेल ना लगा हुआ हो, ठीक है, कॉम्ब ड्राई हेयर इट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। आपको क्या करना है, अपने बालों को कंघी से क्या करना है, कॉम्ब करना है, फिर पेपर के छोटे छोटे टुकड़े एक नीचे टेबल पर या कहीं पर भी आपको रखने हैं, और इस कॉम्ब को, जिससे आपने अपने बालों पर कंघी की है, इस कॉम्ब को आपको सीधा किसके ऊपर लेकर के जाना है, ये जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके ऊपर लेकर के जाना है, जिससे ये पेपर के टुकड़े जो हैं इस कॉम्ब पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि कोई चार्ज इनके बीच में है। ठीक है, ये क्या शो करता है कि इनके बीच में कोई चार्ज है। वहीं दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लोथ। तो एक सिल्क के कपड़े से आपको क्या करना है, एक ग्लास की रॉड को रब करना है, एंड ब्रिंग द रॉड नियर एन इन्फ्लेटेड बलून, और एक इन्फ्लेटेड बलून के पास आपको इसे लेकर के जाना है, इस रॉड को। ठीक है, अब आप क्या देखोगे कि बलून जो है रॉड की तरफ चिपकने लगेगा, है ना, जहां जहां रॉड जाएगी वहां वहां बलून आएगा, अगर आप इसको बलून के पास लेकर के जाते हो। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, इट मीन्स दैट रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ रब करते हैं, जैसे हमने बाल को कॉम्ब के साथ रब किया, सिल्क क्लोथ को ग्लास रॉड के साथ रब किया, ठीक है, तो ऐसे ही जब हम दो चीजों को एक साथ रब करते हैं तो ये बन जाते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। ठीक है, द चार्ज ओरिजिनेट बिकॉज, अब ये चार्ज ओरिजिनेट क्यों होता है, क्योंकि एटम कैसे हैं, डिविजिबल हैं, यानी कि उन्हें विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, पहले हमने एक थ्योरी पढ़ी थी कि एटम्स क्या है, इनडिविजिबल है, इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन अब हम इसे यहाँ पर करेक्ट करते हैं, एटम्स क्या है, डिविजिबल हैं, एंड कंटेन चार्ज पार्टिकल्स, इसमें होते हैं चार्ज पार्टिकल्स। अब एटम के जो पार्टिकल्स हैं बच्चों, कई जगह पर आपको या ज्यादातर जगह पर आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इन 1900 इट वाज अंडरस्टूड दैट, तो 1900 में ये समझ में आ गया था कि एटम्स जो हैं उनमें होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। 1900 से पहले क्या समझा जाता था कि एटम्स कैसे होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पेन है, उस पेन का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा जिसको अब आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे, लेकिन इस एटम को भी आगे डिवाइड किया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, नोट कीजिए इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, चार्ज पार्टिकल के बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो यहाँ पर जे जे थॉमसन आइडेंटिफाइड द इलेक्ट्रॉन। तो जे जे थॉमसन ने आइडेंटिफाई किया था इलेक्ट्रॉन को, साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है। 1886 में ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन कैनाल रेज, एक गैस डिस्चार्ज में, जिससे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, next, proton has a charge equal in magnitude but opposite in sign to the electron with a mass about 2000 times greater। अच्छा, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन क्या कहती है कि जो प्रोटॉन है, ये लाइन क्या कहती है कि जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या है, दोनों का चार्ज बराबर है। ठीक है, चार्ज क्या है, इक्वल है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, अपोजिट है इन साइन टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो बराबर है, लेकिन साइन क्या है, डिफरेंट है, अपोजिट है, यानी कि प्रोटॉन का पॉजिटिव साइन है तो इलेक्ट्रॉन का साइन क्या है, नेगेटिव साइन है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन का, अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम
और प्रोटॉन का भी वही चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन इसका चार्ज है माइनस में और इसका चार्ज है प्लस में। तो ये क्या करता है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अगर हम मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 2000 गुना कम है। ठीक है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन के मास को क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज्यादा है, या तो आप ये कह लो, या तो आप ये कह लो कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 2000 गुना कम है। 2000 गुना, जैसे 2 गुना ही बहुत ज्यादा होता है, 3 गुना कितना ज्यादा होता है, 2000 गुना का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से। यानी कि इलेक्ट्रॉन आप सोच सकते हो बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, लेकिन भले ही मास में इलेक्ट्रॉन छोटा है, लेकिन चार्ज में वो प्रोटॉन के बराबर ही है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। यानी कि इसमें जो साइन है, सॉरी, लेकिन जो साइन है वो क्या है, वो डिफरेंट है, वो अपोजिट है। क्लियर है इतना? जैसे अगर हम इसको राउंड फिगर में ले लें तो इलेक्ट्रॉन का मास ले लेते हैं हम -1 और प्रोटॉन का मास ले लेते हैं +1। ठीक है, चलिए, तो सॉरी, चार्ज की बात हो रही थी यहाँ पे। चलिए, अब बात करते हैं, जैसे अभी हमने मास की बात की, अगर हम मास की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ज्यादा कम है, जिसे हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो लगभग इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ये केजी में ये है मास। ठीक है, वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो वो होता है, सॉरी, प्रोटॉन के मास की बात करें तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अच्छा, एक और अच्छी बात यह है कि प्रोटॉन का जो मास है वो न्यूट्रॉन के मास के भी बराबर है। ठीक है, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास, दोनों का मास क्या है, बराबर है। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज है 0। क्लियर है इतना? चलो, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का जो मास है उसे लिया जाता है +1, जैसे कि अभी हमने कहा, और इलेक्ट्रॉन का मास लिया जाता है -1। An atom appears to be composed of proton and electrons mutually balancing their charge। तो एक एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसके चार्ज को क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं और उसे न्यूट्रल बना देंगे, है ना, जिससे कि वो कैसा होगा, स्टेबल भी होगा। ठीक है, चलो, प्रोटॉन्स आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। तो प्रोटॉन्स जो हैं एटम के इंटीरियर में रहते हैं, सो इट इज हार्डर टू रिमूव, इसीलिए इनको बाहर निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखो, हमने अभी कहा कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीरियर में रह रहे हैं। जैसे आप स्ट्रक्चर भी देखो यहाँ पर, तो ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रह रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फिलहाल हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन देखो इंटीरियर में है, वहीं इलेक्ट्रॉन आप देखो तो ये बाहर की जो कक्षाएं हैं, शेल्स हैं, इनमें है इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादा इजी जो है रिमूव करना किसको है, एटम से अगर हमें प्रोटॉन निकालना है और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा आसानी से हम किसे निकाल सकते हैं, जो बाहर है, इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसे हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर ये एम्बेडेड होता है। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना समझ में आया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखो, थोड़ा बहुत ही स्ट्रक्चर तो हम अभी समझ गए हैं जब हमने प्रोटॉन का मास, चार्ज, ये सारी चीजें डिस्कस करी है। तो चलो पहले यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन सिंबल है ये और नाम है इलेक्ट्रॉन। ये है हमारा P यानी कि प्रोटॉन, ये है हमारा N यानी कि न्यूट्रॉन। अगर हम यहाँ पर चार्ज की बात करें
अगर हम यहाँ पर बात करें चार्ज की और मास की, ठीक है, चार्ज और मास की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1, प्रोटॉन का चार्ज है +1 और न्यूट्रॉन का चार्ज है 0। ठीक है, या हम लिखे 1 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और ये तो 0 ही रहेगा। वहीं हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन के मास की बात करें तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो ये भी हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हो गया इनका मास। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है, लगभग बराबर है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चार्ज की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर तो है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है, और न्यूट्रॉन का चार्ज है 0। ठीक है, इतना आपको ये याद रखना है। ठीक, चलिए तो ये टेबल आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। ठीक है, अब यहाँ पर हम अलग अलग स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेज दैट। अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने हमें क्या सिखाया था, वो गलत था। ठीक है, यानी कि सब चीजें भी गलत नहीं थी, कुछ कुछ पॉइंट्स गलत थे। जैसे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने कहा था दैट एटम इज इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी कि एटम कैसे है, इंडिविजिबल है, यानी कि उन्हें विभाजित करना मुमकिन नहीं है। कैसे है, कैसे है वो, इंडिविजिबल है, आगे उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। और कैसे, इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि ना तो उन्हें डिस्ट्रक्ट किया जाता है। बट दिस आस्पेक्ट फेल्ड, लेकिन ये आस्पेक्ट फेल हो गया जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, इस वजह से फिर हमें पता चला एटम्स क्या है, डिविजिबल हैं, और उनके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं। तो कैसे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो यहाँ इनकी डिस्कवरी की शुरुआत हुई थी जे थॉमसन से। तो जे थॉमसन वाज द फर्स्ट टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जो जे थॉमसन पहले थे जिन्होंने क्या किया था, एटम के स्ट्रक्चर का मॉडल प्रपोज किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हुई किस वजह से, इस वाले पॉइंट को याद रखना है आपको। अगला, जे थॉमसन पहले पर्सन थे जिन्होंने प्रपोज किया था मॉडल को, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मॉडल को। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नीचे पे आपको एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वैसे आपको इमेज दिख रही है जॉन डाल्टन की और जे थॉमसन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको एक इमेज दिख रही है जहां पर आपको क्या दिख रहा है कि बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग शेल्स। तो इन्हें कहा जाता है शेल्स, इन शेल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। खैर इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला मॉडल जो थॉमसन ने दिया, जिसे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम भी कहा जाता है। अब ये जो मॉडल है एटम का,
ये रिजेंबल है क्रिसमस पुडिंग की तरह, ठीक है। क्रिसमस पुडिंग को ये रिजेंबल करता है, या हम कह लें कि वाटरमेलन को भी रिजेंबल करते हैं। जैसे वाटरमेलन तो आपने देखा है। तो इस मॉडल का मतलब क्या है? इस मॉडल में थॉमसन जी जो है उन्होंने ये बताया कि जो हमारा एटम है ना वो इस वाटरमेलन की तरह है, ठीक है। अब आप कहोगे वाटरमेलन की तरह कैसे? देखो वाटरमेलन में आपको क्या दिख रहा है, दो पार्ट्स दिख रहे हैं। एक है रेड पार्ट और एक है ये जो ब्लैक, जो उसमें बीज हैं, छोटे छोटे सीड्स हैं, एक है ये पार्ट, ठीक है। तो उनके कहने का मतलब था कि जैसे ये वाटरमेलन है वैसे ही हमारा एटम भी होता है। तो जो ये रेड पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव स्पेयर है, वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो छोटे छोटे क्या है, सीड्स हैं, ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि नेगेटिव पार्ट है। यानी कि पूरे पॉजिटिव पार्ट पर छोटे छोटे सीड्स क्या है, एम्बेडेड है, ये उन्होंने कहा। या फिर उन्होंने इस कुकी से भी हम इसे समझ सकते हैं। जैसे ये कुकी हमें हमारे पास रखी हुई, ये बिस्किट हम कह सकते हैं। तो ये पूरा कैसा है, ये जो पूरा स्पेयर है बिस्किट का वो क्या है, पॉजिटिव स्पेयर। और उस पर ये जो छोटे छोटे क्यूरेंट्स लगे हुए हैं, या हम कहें चॉकलेट चिप्स लगे हुए हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी कि पूरे पॉजिटिव पॉजिटिव स्पेयर में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड हैं। ये उनके कहने का मतलब था, ठीक है। चलिए तो इसे रीड करते हैं। थॉमसन proposed a model of atom resembling a Christmas pudding, ठीक है। Here the electron are embedded like currents in a sphere of positive charge pudding, यानी कि पुडिंग जो है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है और उसमें जो क्यूरेंट्स हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। आप सबसे इजीली आप इसे वाटरमेलन से समझ पाओगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर। एक एटम का पास होता है पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, यानी कि उसका जो पूरा स्पेयर है वो पॉजिटिव। मान लो ये एक एटम है, ठीक है। तो इसका ये जो पूरा स्पेयर है इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड है इस तरीके से। मान लो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये इसमें क्या है, एम्बेडेड है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये उनके कहने का मतलब था। अगला दूसरा उन्होंने कहा नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज उन्होंने कही कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। इस वजह से ये जो एटम होता है ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, या हम कहें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन काफी सारे और पॉइंट्स को ये डिस्कस नहीं कर पाया। However, this model could not explain some experimental result from other scientists. तो कुछ और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे जो दूसरे साइंटिस्ट द्वारा दिए गए थे, उनको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, इसलिए ये मॉडल भी फेल हो गया, ठीक है। ये मॉडल फेल हो गया, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ऐसा तो हमारा एटम का स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता कि इतना पूरा जो है वो पॉजिटिव चार्ज और उसमें बहुत कम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? चलिए तो ये जो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम है इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो थॉमसन्स मॉडल था ये फेल क्यों हुआ था, तो आप बता सकते हो आसानी से, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताया ही नहीं, यहाँ पर न्यूक्लियस है ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज जो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, वहां पर जो बातें हमें पता चलती हैं, उनके जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं, जो कंक्लूजन वहां पर आता है, उस पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को ये फॉलो नहीं करता ये वाला मॉडल, ठीक है। इस वजह से ये मॉडल जो है फेल भी हो गया। तो कई सारे ड्रॉबैक्स भी थे। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं दूसरे मॉडल को। तो देखो थॉमसन्स मॉडल जब फेल हो गया तो फिर आया रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब ये जो मॉडल है ये काफी अच्छा भी था, ठीक है। और अब जब हम इसे पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको काफी अच्छा भी, मतलब काफी सारी चीजें यहाँ पर समझ भी आएंगी एटम के बारे में, ठीक है। चलिए तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया ताकि उन्हें पता चल सके कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या है। क्या जैसे थॉमसन ने बताया है वैसा अरेंजमेंट है, या कुछ और अरेंजमेंट है जो अभी तक पता नहीं चल पाया है।
ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, he directed fast moving alpha particles on a thin gold foil which was about 1000 atom thick। तो उन्होंने एक गोल्ड फॉयल ली जो कि लगभग 1000 एटम थिक थी। अब 1000 एटम बहुत कम होते हैं, ठीक है। मान लो अगर हम बात करें एक पेपर की, है ना, पेपर की शीट होती है जो कॉपी में जो आपके पेजेस हैं, एक पेज की बात करें तो एक पेज भी जो है वो भी 1000 एटम थिक नहीं होता, वो भी उससे काफी ज्यादा होता है। तो 1000 एटम थिक आप समझ सकते हो कितना ज्यादा पतला होता है, ठीक है। अब गोल्ड ही उन्होंने इसीलिए लिया क्योंकि हम जानते हैं गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मैलेबल मेटल है, ठीक है। इसको हम कितना भी बीट करके जो है इसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए गोल्ड लिया उन्होंने, है ना। ये तो हम समझ सकते हैं, इन बातों को हम इस तरीके से इसे याद भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उस पर जो है स्कैटरिंग करवाई फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की। अब उन्होंने अल्फा पार्टिकल इसीलिए लिए क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, डबली चार्ज होते हैं। तो उन्होंने लिए डबली चार्ज हीलियम आयंस जिनका मास था 4u, क्योंकि ये क्या देगा उन्हें, कंसिडरेबल एनर्जी देगा जब वो हाई स्पीड में मूव करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर सेटअप देख पा रहे हो, सेटअप कुछ इस तरीके से ही था। ये है हमारा रेडियो एक्टिव सोर्स जो स्कैटरिंग करेगा अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है। ये बीम ऑफ पार्टिकल्स, तो ये क्या कर रहा है, पार्टिकल्स की एक बीम क्या कर रहा है, इस तरीके से गोल्ड फॉइल पर ये स्कैटर करेगा, बीम को फेंकेगा यहाँ से, ठीक है, बॉम्बार्डिंग करेगा। दूसरी चीज यहाँ पर लगा दी गई एक स्क्रीन, ठीक है, क्या लगा दी गई, एक स्क्रीन लगा दी गई पीछे से, फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी हम इसे कह सकते हैं। क्लियर है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी गई, या हम डिटेक्टर बोल लें इसको। ये रही हमारी गोल्ड फॉइल और ये रहा डिटेक्टर, और कुछ इस तरीके से सेटअप किया गया। अब सेटअप के बाद यहाँ से जो है सोर्स से पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स की जो बीम है वो डाली गई गोल्ड फॉइल पर। अब हमें क्या क्या दिखा, सबसे पहले हमें दिखा कि काफी सारे जो पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो तो सीधा गोल्ड फॉइल से पास होकर के सीधा फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर टकरा गए। तो देखो फ्लोरोसेंट स्क्रीन इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि जब पार्टिकल्स उस पर टकराते हैं तो वो ग्लो करती है, ठीक है। जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले क्या देखा गया कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो सीधा ट्रेवल कर रहे थे। फिर देखा गया कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो थोड़ा बहुत एंगल से डेविएट हो रहे थे, यानी कि डिफ्लेक्ट हो रहे थे थोड़ा बहुत एंगल से, ठीक है, थोड़ा बहुत अपना एंगल चेंज कर रहे थे। लेकिन 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो वापस भी आ रहा था, है ना, टकरा करके वापस। मान लो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज थी जिससे टकरा करके ये वापस आ रहा था, ठीक है। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो, इसको आप समझ सकते हो एक दीवार से। मान लो आपके पास एक दीवार है और इस दीवार में काफी सारे क्या है, होल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। या मान लो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जैसे आपने फेंसेस देखी है ना, फेंसेस, जैसे हमें पता है कि पहले भी और अभी भी जो हमारे फील्ड होते हैं उनको गाय से या अलग अलग जो हमारे पशु हैं उनसे बचाने के लिए फेंसिंग की जाती है, ऐसे बाड़ की जाती है ना तार की, उसे फेंसिंग कहा जाता है। इस तरीके से तार लगाई जाती है, कांटेदार तार, ठीक है। तो मान लो इस तरीके से फेंस यहाँ पर लगी हुई है कहीं पर, आप इसके सामने खड़े हो और आपकी आंखों पर बंधी है पट्टी। आपको क्या करना है, अब आपके पास कुछ पत्थर हैं, वो पत्थर आपको इस फेंस पर फेंकने हैं, ठीक है। अब जब भी आप पत्थर इस फेंस पर फेंकोगे तो जैसे ही आप पत्थर फेंकोगे सीधा सीधा पत्थर क्या जाएंगे, इस फेंस के बीच में देखो काफी स्पेस है, तो पत्थर क्या होंगे, सीधा फील्ड में चले जाएंगे, फील्ड की तरफ गिर जाएंगे, ठीक है। मान लो ये सारे पत्थर हैं, ये आपने फेंके हैं, ये फील्ड की तरफ गिर गए हैं, ठीक है। अब इन पत्थर में से कुछ पत्थर ऐसे होंगे जो तार पर टकरा करके थोड़ा अपने एंगल टेढ़ा होकर के, यानी कि डेविएट होकर के क्या जाएंगे, फील्ड पर ही जाएंगे, कुछ डेविएट होकर के जाएंगे, बाकी तो सीधा चले जाएंगे क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है इसके बीच में। कुछ जो है तार से टकरा करके दूसरी तरफ ही गिरेंगे, गिरेंगे तो फील्ड के दूसरी तरफ ही गिरेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत कम पत्थर ऐसे होंगे जो तार से टकरा करके वापस हमारी ही तरफ गिर जाएंगे, बहुत कम पत्थर ऐसे होंगे जो तार से टकरा करके हमारी ही तरफ गिर जाएंगे। अब यहाँ से
जो रदरफोर्ड का ये मॉडल था, ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पर भी तो ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो सीधा सीधा चले जा रहे हैं, ठीक है। बहुत कम पार्टिकल ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं कुछ एंगल से, है ना। मान लो वो किसी चीज पर टकरा करके थोड़ा टेढ़े हो जा रहे हैं, अपने डायरेक्शन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत कम पार्टिकल, यानी कि 12,000 अगर पार्टिकल्स हम यहाँ से बीम जा रही है 12,000 की, तो उनमें से कोई एक पार्टिकल ऐसा होगा जो वापस आ रहा है, यानी कि वो किसी से टकरा करके वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्या थे, ये हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे इस मॉडल के। क्लियर है इतना? चलो इतना पहले आप नोट करो। चलो तो इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखते हैं, सिंस अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन प्रोटॉन्स, अब जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन से ज्यादा हैवी हैं, ओनली सम डिफ्लेक्शन वर एक्सपेक्टेड, इसीलिए कुछ ही डिफ्लेक्शन एक्सपेक्टेड थी व्हेन दे इंटरेक्ट विद सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन गोल्ड एटम। तो जब वो सब एटॉमिक पार्टिकल से टकराएंगे तो कुछ ही डिफ्लेक्शन होंगी, ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, यानी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधा पास हो गए गोल्ड फॉइल से। कुछ पार्टिकल क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए कुछ एंगल से, और 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो अल्फा, यानी कि एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो रिबाउंड हुआ, यानी कि वापस आया, टकरा करके वापस आया, ठीक है। इट वॉज इनक्रेडिबल एज फायरिंग अ 15-inch shell at a piece of tissue paper and having it rebound। तो ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है कि मान लो इतनी पतली शीट है टिश्यू पेपर की, उस पर जब हम फायर कर रहे हैं कुछ जो है वो रिबाउंड भी हो रहा है, यानी कि बाउंस बैक भी आ रहा है, ठीक है। तो चलो क्लियर है इतना। ये ऑब्जर्वेशंस जो है वो आपको याद रखनी, क्योंकि एग्जाम में आता है ऑब्जर्वेशन लिखिए रदरफोर्ड मॉडल की, या कंक्लूजन लिखिए, या कभी कभी मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। मेन आपको ध्यान रखना है कि तीन मेन ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है, बाकी सेटअप आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कीजिए इतना बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वही एग्जांपल दिया हुआ है कि इस एक्सपेरिमेंट को इलस्ट्रेट अगर हम करें, तो मान लीजिए हम क्या है, ब्लाइंड फोल्ड है और एक दीवार है, उस दीवार पर काफी सारे क्या है, काफी सारी मतलब दीवार है, दीवार पर पत्थर फेंकेंगे तो हर समय हमें जो है आवाज सुनाई देगी। लेकिन वही हम फेंस के ऊपर अगर जो है, उन फेंस में काफी गैप्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की थी, वहां पर पत्थर थ्रू करते हैं तो हमें आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन बहुत कम। हो सकता है एक पार्टिकल ऐसा हो, एक पत्थर ऐसा हो जो बाउंस बैक करे तो हमें आवाज सुनाई देगी, कुछ टकरा करके दूसरी तरफ ही गिरेंगे लेकिन डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। चलो कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। कंक्लूजन में हम क्या समझे, तो जैसे फेंस वाले के जो कंक्लूजन होंगे ना, वैसे ही कुछ कंक्लूजन आएंगे। तो सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि एटम का जो ज्यादातर स्पेस है वो कैसा है, खाली है। खाली है, इसीलिए तो सारे पार्टिकल्स क्या हो गए थे, सीधा पास हो रहे थे। जैसे फेंस का ज्यादातर एरिया कैसा था, खाली था, इसीलिए तो सीधा पत्थर जो है दूसरी तरफ जा रहे थे, है ना। तो ज्यादातर पार्ट क्या है, एम्प्टी है। ओनली, अब देखो पहला पॉइंट तो ये हो गया, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल सीधा जा रहे थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के। अब ओनली अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, it indicates that positive charge of the atom occupies a very little space। अब कुछ ही पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जिसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटी सी जगह पर है, उसने बहुत कम जगह घेरी हुई है, इस वजह से ज्यादा हमें यहाँ पर डिफ्लेक्शन होते हुए नहीं दिखा, बहुत कम पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहे थे। तीसरी चीज ये है, a tiny fraction of alpha particle was deflected by 180 डिग्री, यानी कि बहुत कम पार्टिकल, यानी कि 12,000 में से एक पार्टिकल जो था वो वापस आया था 180 डिग्री से, है ना, डिफ्लेक्ट करा था, यानी कि रिबाउंड हुआ था। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और एटम का जो मास है वो बहुत कम जगह उसने घेरी हुई है, बहुत छोटी सी जगह पर उसे कंसंट्रेटेड किया गया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो कि
कि देखो ज्यादातर पार्टिकल्स आप क्या देख रहे हो, सीधा सीधा जा रहे हैं, यानी कि एटम का जो ज्यादातर पार्ट है वो कैसा है, खाली है। अब कुछ देखो आप जो क्या कर रहे हैं, कुछ एंगल्स है, जैसे यहाँ पर देखो बहुत कम है जो डेविएट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत कम है ऐसे टकरा करके क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। लेकिन बहुत कम में से भी बहुत कम ऐसे हैं जो बाउंस बैक हो रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे ये वाला है, ये बाउंस बैक हो रहा है, तो बहुत कम ऐसे हैं, यानी कि 12,000 में से कोई एक ही पार्टिकल होगा जो बाउंस बैक होगा, जो क्या दर्शाता है, जो हमें बताता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटी जगह पर है। चलिए बच्चों, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को रिवाइज करा, वहां पर कौन कौन से पॉइंट गलत थे उन्हें हमने समझा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात की एटम के स्ट्रक्चर में जो पहला मॉडल था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में बात की, उसको अच्छे से समझा, क्यों ये मॉडल फेल हो गया ये भी हमने देख लिया। फिर हमने बात की रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, उसके क्या ऑब्जर्वेशंस थे, गोल्ड फॉइल वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे कंडक्ट हुआ था, वहां पर क्या ऑब्जर्वेशन थे, क्या कंक्लूजन था, इसको हमने पढ़ा। बाकी इसे हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।